बैक। नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको विस्मय बोधक वाक्यों को इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलने के नियम के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। My dear students, today I will teach you exclamatory sentences and their changes into indirect form. Let us come on the word exclaim or exclamatory sentence. क्या आप जानते हैं कि विस्मय क्या होता है? एक्सक्लेम, जिससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना है, वह क्या होता है? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने कभी गोस्वामी तुलसीकृत रामचरितमानस का पाठ किया होगा या पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एक ही चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास ने विस्मय बोधक वाक्यों की पहचान लिख दी है। यदि वह चौपाई आपको कंठस्थ हो जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मय बोधक वाक्य की पहचान में आपको कोई भ्रम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। माता सीता का पता लगाने के लिए जब श्री हनुमान जी प्रभु राम का दूत बन करके अशोक वाटिका में जाते हैं और वृक्ष की छाया में छिप करके प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी को माता जानकी के सम्मुख गिरा देते हैं, माता जानकी मुद्रिका को देखकर तत्काल उसको उठाती हैं और उसको देख करके अकस्मात ऑल ऑफ सडन क्या होता है, यह गोस्वामी तुलसी जी ने लिखा है। और जो लिखा है वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान। उन्होंने लिखा है, चकित चितो मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। एक बार फिर, चकित चितो मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते यस रचि नहीं जाई। प्रकरण बहुत लंबा है, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। पहली चौपाई थी कि चकित चितो मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। चकित चितो सरप्राइज, हर्ष जिसे आप कहते हैं, हर्ष कहते हैं ना, जॉय, और विषाद सारो, वेदना, पीड़ा, व्यथा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में इन तीनों संवेगों का वर्णन कर दिया है। ये तीनों संवेग जब एक तीव्रता के साथ अकस्मात निकलते हैं और व्यक्ति चिल्ला उठता है तो इन्हें आवेग कहते हैं। और इन्हीं आवेगों को अकस्मात व्यक्त करने वाला जो भाव होता है, जो उसको प्रकट करते शब्द हैं, वही विस्मयाद बोधक शब्द होते हैं। इस प्रकार आश्चर्य, सरप्राइज, हर्ष, जॉय, विषाद, शारो,
जिन वाक्यों के द्वारा प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका नाम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों पड़ा? विस्मय कहते किसे हैं? प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे वाक्यों में जहां तीव्र आवेग, इंटेंस इमोशंस, तीव्र आवेग, इंटेंस इमोशंस, संवेग जो होते हैं, वह संवेग जब आपके अपने मन से नहीं, अकस्मात अपने आप से जब निकल पड़ते हैं और व्यक्ति चिल्ला उठता है, तो ऐसे संवेगों को तीव्र आवेग, इंटेंस इमोशन कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई तीव्र आवेग मीन्स इंटेंस इमोशन का अचानक विस्फोट होता है, ऐसे वाक्य जिनमें किसी तीव्र आवेग का, इंटेंस इमोशन का अकस्मात विस्फोट होता है, व्यक्ति के बिना चाहे मुंह से निकल जाता है जो शब्द, उसे हम कहते हैं विस्मय। स्मरण रहे कि एक्सक्लेम का अर्थ ही होता है चिल्लाना, क्राइंग। एक्सक्लेम मीन्स इन हिंदी चिल्लाना। हिंदी में चिल्लाना शब्द को अंग्रेजी भाषा में एक्सक्लेम कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति तीव्र आवेग के साथ चिल्ला पड़ता है तो इसी चिल्लाने की घटना को ही विस्मय कहते हैं, एक्सक्लेम कहते हैं। और इसको व्यक्त करने वाला जो सेंटेंस होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार ऐसे वाक्य जो हर्ष, विषाद और आश्चर्य को व्यक्त करते प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि एक्सक्लेम कोई भाव नहीं प्रकट करता, बल्कि जो भाव, चिल्लाने से कोई भाव प्रकट नहीं होता, व्यक्ति चिल्लाने के आगे भी कुछ कहता है, तो जो शब्द वो कहता है उससे जो भाव प्रकट होता है उसको हम एक्सक्लेम के आगे जोड़ देते हैं। जैसे कोई अगर खुशी से दुख से चिल्ला पड़ता है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, कोई हर्ष से तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कहने का मतलब एक्सक्लेम मीन्स होता है चिल्लाना, लेकिन व्यक्ति किस भाव में चिल्लाया है उसके भाव को एक्सक्लेम शब्द के आगे एक्सक्लेम्ड बना करके विद के साथ उसको लिख देते, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो, और हमारा वाक्य विस्मयाद बोधक वाक्य के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे ही सेड, कामा, इनवर्टेड कामा में, हुर्रा वी हैव ओन। ही सेड हुर्रा वी हैव ओन। अब यहाँ पर हुर्रा शब्द आया, हुर्रा, यह खुशी का शब्द है। क्यों? आगे भाव बता रहा है वी हैव ओन, हम जीत चुके। जीतने के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति आनंदित होता है, जॉय में होता है, हर्ष में होता है। तो यहाँ पर हमें विस्मय का शब्द क्या है? हुर्रा। हुर्रा के आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय का जो चिन्ह होता है, एक लाइन सीधी खींचकर उसके नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं, उसको कहा जाता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय बोधक चिन्ह।
तो हुर्रा के आगे वो चिन्ह लगा हुआ। अब हुर्रा के आगे वो चिन्ह लगा होने के नाते हमें यह वाक्य बताता है कि व्यक्ति अकस्मात क्राई किया, हुर्रा चिल्लाया है और खुशी में चिल्लाया है, जीत मिली है उसको। इसलिए जब हम इसको बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब शेड को यहाँ पर चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड में, और जिस भाव से वो जो शब्द बोला है उस भाव को लिखते हैं कंजंक्शन को लगाकर। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वहाँ था वी हैव ओन, तो वी का हो जाएगा दे, और हैव का हैड। टेंस परिवर्तन होगा, नियरनेस के शब्दों में परिवर्तन होगा, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा रिपोर्टेड स्पीच की। तो वी की जगह दे हो गया, हैव की जगह हैड हो गया, ओन तो ओन ही रहेगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड ओन। इस प्रकार विस्मय बोधक वाक्यों में हम एक्सक्लेम्ड के साथ विद लिखते हैं और वाक्य में जो भाव दिया गया होता है उसको हम सीधे वहाँ पर लिख करके प्रयोग करते हैं। मुझे विश्वास है अब आप विस्मय क्या होता है, विस्मय की पहचान क्या होती है और कैसे लिखे जाते हैं, तो मैंने इनको 2 पंक्तियों में पंक्तिबद्ध किया। मैं प्रयास करूँगा आपको वह बता दूँ। तो जहाँ तीव्र आवेग से, तीव्र आवेग मैंने बताया है आपको, इंटेंस इमोशन, कोई संवेग जब अकस्मात बहुत तीव्रता से आवे। जहाँ तीव्र आवेग से कोई भी चिल्लाए, चिल्ला उठता है व्यक्ति। जहाँ तीव्र आवेग से कोई भी चिल्लाए, हर्ष विषाद आचरज, हर्ष विषाद आचरज विस्मय के संग आए। हर्ष विषाद आचरज विस्मय के संग आए। अर्थात जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी इंटेंस इमोशन से चिल्ला उठता है, और 3 घटनाएं चिल्लाने की होती हैं, 3 सिंबल हो सकते हैं, हर्ष हो, विषाद हो या आश्चर्य हो, जॉय हो, शारो हो या सरप्राइज हो, तो विस्मय के संग आए। विस्मय मीन्स एक्सक्लेम्ड, संग माने विद। तो अगर जॉय होगा तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विषाद होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरो, और आश्चर्य होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हर्ष विषाद आचरज विस्मय के संग आए, जहाँ तीव्र आवेग से कोई भी चिल्लाए। मुझे विश्वास है इतना आपको अवश्य समझ में आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन डिवाइड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू 2 पार्ट्स। हम विस्मय बोधक वाक्यों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक वाक्य ऐसा आता है कि जिसमें रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में विस्मय के शब्द लिखे रहते हैं, हुर्रा, इलाश इत्यादि ये सब शब्द दिए रहते हैं, ग्रीफ, एंगर जो भी हो के भाव दिए रहते हैं, और उनके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा होता है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। और दूसरे वाक्य ऐसे आते हैं जो व्हाट और हाउ से ही बिगिन करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। इस प्रकार वी कैन डिवाइड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू 2 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, that part which has word who denotes joy, sorrow, grief, wonder, surprise with symbol of exclamation। पहले पार्ट में
खुशी, आश्चर्य और विषाद आदि को व्यक्त करने वाले शब्द लिखे होते हैं और उनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगा होता है। एंड इन सेकंड पार्ट, दूसरे भाग में, रिपोर्टेड स्पीच व्हाट या हाउ से ही बिगिन होती है। तो हम पहले आते हैं ऐसे वाक्यों पर जिसमें रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में विस्मय के शब्द लिखे होते हैं और उनके बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे वाक्यों को परिवर्तन करने के लिए हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब अगर दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो के साथ, अगर खुशी की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ, अगर आश्चर्य कोई है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कहीं कहीं अगर प्रशंसा का भाव आ जाए तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि प्रशंसा जहाँ पर की जाएगी वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रेज्ड या एप्लाउडेड शब्दों का प्रयोग होता है। किंतु इन शब्दों के बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो आपको मानना पड़ेगा, सपोज दैट करके रखना पड़ेगा, माइंड इट। यानी वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम्ड विद सारो, आर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सेट्राज। बट in praising condition, praised or applauded is used. Here we never use exclaimed with, but we have to use object with praised or applauded. इस प्रकार, और इसके अलावा यहाँ पर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव की तरह, और विस्मय का जो चिन्ह होता है जो मैंने बताया, एक लाइन नीचे खींच करके सीधी उसके नीचे एक बिंदु लगा देते हैं, उसे विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है, उसको हम हटा देते हैं। अब जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ही सैड एलास वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ही सैड एलास, फिर विस्मय का चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ही सेड एलास वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा उसका भाव क्या है, एलास। इसका मतलब ये दुख का भाव है, वेदना है, पीड़ा है, व्यथा है। तो जहाँ पर वेदना, पीड़ा, व्यथा होगी वहाँ एलास जो शब्द दिया हुआ है वो विस्मय बोधक शब्द है। इस शब्द को अब हम बदलेंगे सारों में, और रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज हो गई है उसको चेंज हमने किया है एक्सक्लेम्ड विद, क्या हो गया, सारो। उसने कहा था ही सेड एलास वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। अब इसको जब चेंज करेंगे तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, उसके बाद कंजंक्शन दैट वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो वी चेंज होगा। अब आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। वी फर्स्ट पर्सन है, चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर ही है, ही सेड, अर्थात थर्ड पर्सन, तो दे। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट they cannot change it into could not, that he could not be successful, that they could not be successful. So he exclaimed
विथ सारो दैट दे कुड नॉट बी सक्सेसफुल। यहाँ पर इस प्रकार इस वाक्य का परिवर्तन होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी कभी अगर सीधे कांग्रेचुलेशंस लिखी हुई है, बधाइयाँ, तो ये होती है फॉर्म डायरेक्ट की, और केवल कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका इनडायरेक्ट जो हो जाएगा कांग्रेचुलेटेड, कांग्रेचुलेटेड, और कुछ नहीं होगा। एक शब्द वहाँ लिखा था, एक शब्द यहाँ लिख लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई शाबाशी दे दिया, प्रशंसा के भाव है, शाबाशी के भाव है, मैंने बताया था अगर प्रशंसा आ जाए कहीं पर, शाबाशी दे दी जाए कहीं पर, तो एक्सक्लेम्ड विद का प्रयोग नहीं होता है, किंतु इनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य होता है। और इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं प्रेज्ड या अपलाउडेड। जैसे द कैप्टन सेड, कामा, द कैप्टन सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा में, ब्रेवो, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। द कैप्टन सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा में, ब्रेवो, ब्रेवो, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू हैव डन वेल। अब इसको आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ कैप्टन जो है ब्रेवो, यू हैव डन वेल, अर्थात शाबाशी के रूप में कह रहा है, और यू यहाँ पर है, सब्जेक्ट है। तो अब हमें द कैप्टन सेड, यहाँ शाबाशी दे रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विद का प्रयोग नहीं करते। द कैप्टन प्रेज्ड, आप यहाँ अपलाउडेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। द कैप्टन अपलाउडेड, किसको? हिम। इनके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। क्या कहते हुए? सेइंग दैट ही हैड डन वेल। द कैप्टन प्रेज्ड or applauded him, saying that he had done well. You आया था तो you को चेंज है ना, है तो you चेंज हो जाएगा he, that he had done well. अब हम what और how के वाक्यों पर आते हैं। जहाँ कहीं रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसों में होने के बावजूद व्हाट या हाउ जैसे शब्दों से बिगिन होती है, तो पहली बात तो बेटा ये नोट कर लो कि व्हाट एंड हाउ चेंजेज इनटू वेरी। जब हम परिवर्तन करेंगे तो व्हाट और हाउ को हम वेरी लिखते हैं। एंड वेरी, द वर्ड वेरी इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स। वाक्य में एडजेक्टिव भी दिया रहता है, और जो व्हाट या हाउ का हम परिवर्तन करते हैं वेरी में, वेरी माने बहुत, उसको हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। जैसे क्लेवर है तो उसकी जगह वेरी क्लेवर हो जाएगा, मच है तो वेरी मच हो जाएगा। व्हाट और हाउ बदलेंगे वेरी में, और वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव के पहले इस वेरी का प्रयोग होता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद में प्रयोग की जाती है जैसी परिस्थिति होती है, जैसी परिस्थिति होती है। एक चीज़ और होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य के पीछे दिए रहते हैं। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य के पीछे दिए रहते हैं, इसलिए हमें उनको पीछे से आगे लाना पड़ता है, और आगे ला करके हम लोग नियमानुसार जो चेंज होते हैं वह चेंज प्रोनाउन के, नियरनेस के और टेंस के इसमें करते हैं। इसके अलावा और कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। जैसे कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता ही है, विस्मय बोधक चिन्ह हटा दिए जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। रामू सेड, रामू सेड हाउ क्लेवर आई एम।
रामू सेड कामा इन्वर्टेड कामा में हाउ क्लेवर आई एम, रामू ने कहा मैं कितना चतुर हूँ। अब यहाँ पर उसने इसको अकस्मात कहा होगा, इंटेंस इमोशन में कहा होगा, चिल्ला के कहा होगा मैं कितना चतुर हूँ। इसका मतलब था वो बहुत चतुर है। यहाँ पर ऐसे वाक्य जब आ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच में हाउ से शुरू हो गए या व्हाट से शुरू हो गए, यहाँ हाउ का एग्जाम्पल है। रामू सेड हाउ क्लेवर आई एम, रामू ने कहा मैं कितना चतुर हूँ, कितना चालाक हूँ। तो हाउ चेंजेज इनटू वेरी, हाउ का प्रयोग होता है वेरी के रूप में, चेंज हो जाता है। अब आई एम, हाउ क्लेवर आई एम, यहाँ पर सब्जेक्ट और क्रिया सबसे लास्ट में आती है, इसको लास्ट वाले को हम पहले ले आते हैं और चेंज करते हैं प्रोनाउन के नियम के आधार पर। क्रिया बदलती है टेंस के नियम के आधार पर, जो पहले असर्टिव में आपको हम पढ़ा चुके हैं, वही नियम इस पर लागू होते हैं। दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो अब शेड है, शेड को आप चाहे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सीधे एक्सक्लेम्ड, रामो एक्सक्लेम्ड दैट। अब हाउ हट जाएगा, हाउ वेरी हो जाएगा, एडजेक्टिव के पहले आएगा। यहाँ पर आया था हाउ क्लेवर आई एम, तो क्लेवर एडजेक्टिव है, तो हाउ बदल जाएगा वेरी में, तो हो जाएगा वेरी क्लेवर। तो रामू एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी क्लेवर, ही वाज वेरी क्लेवर। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पर हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, तभी हम व्हाट और हाउ को वेरी में बदलते हैं। किंतु यदि व्हाट के बाद एडजेक्टिव नहीं आया, हाउ के बाद एडजेक्टिव नहीं आया, जैसे हाउ क्लेवर आई एम, यहाँ हाउ के बाद क्लेवर आया था, क्लेवर बाद एडजेक्टिव ही है। लेकिन यदि हाउ के व्हाट के बाद एडजेक्टिव न आने के बाद कोई नाउन आ जाए, संज्ञा आ जाए, तो व्हाट जो परिवर्तन होता है वह वेरी न हो करके ग्रेट में बदल जाता है। तब हम व्हाट को हाउ को ग्रेट में बदल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, रामू सेड, आजकल मौसम बहुत तूफानों का, रामू सेड इन्वर्टेड कामा में व्हाट ए स्टार्म इट इज, व्हाट ए स्टार्म इट इज। रामू ने कहा अरे कितना भयंकर तूफान है, लेकिन यहाँ भयंकर का शब्द नहीं लिखा है, उसने एक्सक्लेम्ड किया है, विस्मय में बोला है, आश्चर्य में। तो अब यहाँ पर व्हाट ए स्टार्म, यह जो है एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है। अब जब नाउन आ गया व्हाट के बाद, तो यह कभी व्हाट यहाँ पर वेरी में नहीं बदलेगा, बल्कि यह ग्रेट में बदलेगा। अगर एडजेक्टिव होता तो वेरी में बदलता। अब इसका हो जाएगा रामू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, रामू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए ग्रेट स्टार, इट वाज ए ग्रेट स्टार। यह एक बड़ा भयंकर तूफान था। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड देयर चेंजेज इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म आपकी समझ में आ गया हो। फिर भी यदि आपको हमारे शिक्षण में कोई कमी दिखती हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। यह मेरा पूरा प्रयास होगा कि हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। हमें नहीं आएगा तो हम अध्ययन करेंगे। लॉकडाउन के इस दौर में हमारे पास
कोई भी सहायक सामग्री नहीं है। हमने अपने जीवन में कभी व्यक्तिगत शिक्षण ट्यूशन नहीं किया, इसलिए हमारे घर पर आपको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने का कोई भी संसाधन नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि मार्केट खुलने पर उसको खरीदें, ब्लैक बोर्ड वगैरह खरीदें, लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग भी स्टे एट होम रहें, अपने सीमित संसाधनों में ही संतुष्ट रहें और समय निकाल करके अपने विषयों का अध्ययन करते रहें, क्योंकि अनाभ्यासे विषम शास्त्रम। सीखे गए ज्ञान कौशल योग्यताएं यदि बार बार उनको दोहराया न जाए तो वे भी अगम हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इन्हीं के साथ पुनः मैं उदयराज मिश्र, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ अम्बेडकर नगर, अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अम्बेडकर नगर और आपका सहायक जिला कमिश्नर स्काउट अम्बेडकर नगर करबद्ध आप लोगों से निवेदन करता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में खुद भी नियमों का पालन करते हुए, निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सुरक्षित रहें, नियमित अध्ययन करें और लोगों को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।